रवि पापा के पुराने नौकर का बेटा था। जब रवि 11 साल का था तो उसके माँ बाप घर की छत के मलबे तले दबकर उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। रवि घर से बाहर खेल रहा था, इसलिए यह जिंदा बच गया। मेरे पापा रवि को अपने घर ले आए और उसकी परवरिश करने लगे। रवि सिर्फ 8वीं तक पढ़ सका। घर के बराबर में ही पापा का गोदाम था, जहां वह दुकान का माल स्टॉक करते थे। रवि को गोदाम में रहने के लिए जगह दे दी गई। बस वह वही रहता था और बस खाना वह हमारे घर पर खाता था। गोदाम की सफाई और रखवाली के अलावा घर का सौदा लाना भी उसी के जिम्मे था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि रवि जवान हो गया। उसने कद काठ शक्ल खूब निकाल ली थी। पापा को एक सहायक की जरूरत थी और रवि का भी कोई नहीं था। पाँव की जूती को कोई सर पर नहीं रखता, यह मेरी माँ के शब्द थे। वह नौकर का बेटा था और उसे नौकर ही रहना था। माँ रवि से हमेशा दूर ही रहती थी और हमें भी उससे दूर रहने को कहती थी। कहती थी मेरे घर में जवान बेटियां हैं, गैर लड़के को दरवाजे से बाहर ही रखूंगी, उसे घर के अंदर आने की इजाजत देना गलत होगा। मम्मी ने पापा को भी कह दिया कि अब यह अंदर नहीं आएगा, जवान हो गया है, जो काम होगा उसको बाहर से ही बता देंगे और खाना भी दहलीज में रख देंगे। उठा लेगा और खाना खाकर बर्तन वापस दहलीज में रख देगा, हम खुद बाद में उठा लेंगे। पापा रवि से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मी की भी बात माननी जरूरी थी। बस जैसा मम्मी ने कहा पापा ने वैसा ही किया। कभी कभी हमें उस लड़के की जरूरत पड़ ही जाती थी। जब कभी भारी सामान इधर से उधर कराना होता, छत के जाले साफ कराने होते या फिर कोई स्विच वगैरह ठीक कराना होता, माँ रवि को घर के अंदर बुलाती, लेकिन दीदी को मना कर देती कि तुमको उस लड़के के साथ ज्यादा बात नहीं करनी। दीदी भी बड़ी चालाक थी, माँ की नजर हटते ही वह रवि से बातें करने लगती। वह माँ की बात ना मानती, माँ को गुस्सा आ जाता और दीदी को अकेले में समझाती कि गैर लड़कों से ज्यादा बात नहीं करते, तुम उससे दूर रहा करो। दीदी इन दिनों MA कर रही थी। मम्मी बीमार हो गई और यह बीमारी जानलेवा साबित हुई। ब्लड प्रेशर की वजह से मम्मी के गुर्दे खराब हो गए और कुछ दिन बीमार रहकर वह भगवान को प्यारी हो गई। हमारे लिए सदमा छोटा नहीं था। मैं तब 7वीं में पढ़ रही थी। मम्मी की कमी दीदी की बाहों में खुद को छुपाकर पूरी करने की कोशिश करती। वह भी समझदार थी, मुझे बहुत प्यार करती। यूं बड़ी बहन के सीने से लगकर माँ से अलग होने का गम आधा रह जाता। MA के पेपर्स देने के बाद मेरी दीदी घर बैठ गई। छोटी बहन को संभालने के खातिर कुर्बानी दी तो मैं भी अपनी बहन पर जान कुर्बान करने लगी और उनको बड़ा समझने लगी। वह पापा और मेरे लिए खाना पकाती, हमारे कपड़े धोकर प्रेस करती और मुझे तैयार करके स्कूल भेजती। पापा की भी बहुत सेवा करती। लगता था कि माँ की कमी दीदी के प्यार ने पूरी कर दी थी, वरना तो शायद हमें माँ की कमी खत्म कर देती। 8वीं में आई तो होश संभाला तो अपनी बहन को किसी और खेल में उलझा हुआ पाया। पापा सुबह काम पर निकल जाते और रात में घर आते और मैं भी स्कूल चली जाती तो दीदी घर पर अकेली रह जाती। तो वह छत से गोदाम में झांककर रवि को आवाज लगाकर घर के अंदर बुला लेती, कभी किसी काम से तो कभी किसी काम से। और फिर तन्हाई की उन मुलाकातों ने एक नए नाटक का रूप धारण कर लिया। इत्तेफाक से कभी मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाती तो रवि को घर के अंदर बैठा पाती। मैंने शुरू में ज्यादा ध्यान ना दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में अलग अलग शक सर उठाने लगे कि यह रोज हमारे घर में क्यों दिखता है, जबकि माँ हमेशा दीदी को मना करती थी कि रवि के सामने ना जाया करो, उसके साथ ज्यादा बात मत किया करो। रवि का इस तरह हर समय घर पर मौजूद रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि जब मैं स्कूल से वापस आती तो दीदी और रवि एक ही कमरे में बंद होते। दरवाजे पर नोक करने के बाद दीदी बाहर आती और आकर सिर्फ यही कहती कि मैं तो रवि से कमरे के जाले साफ करवा रही थी या स्विच ठीक करा रही होती। जब मैं ना समझ थी तो किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जैसे जैसे अक्ल आती गई, रवि को दीदी के साथ देखकर दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैं जानती थी कि वह रिश्तेदार नहीं है, हमारा नौकर है। कभी मम्मी पापा ने उसे हम लोगों के बीच घुलने मिलने नहीं दिया था। उसकी हैसियत हमेशा नौकर की ही रही थी।
पापा की वजह से चुप थी कि उनको दुख ना पहुंच जाए, लेकिन दीदी के कारनामे देखकर दिल जलकर राख हुआ जाता था। पहले दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब रवि की वजह से मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगी थी। जब वह होता तो उसकी ही सेवा में लगी रहती, उसे अच्छा खाने को देती और मुझे डांटती रहती थी कि ठहर जाओ, भूख से मरी तो नहीं जा रही हो। वह रवि को तरने वाले खाने को देती और मैं बैठी उसका मुंह तका करती। दीदी के इस रवैये ने मुझे उनके खिलाफ कर दिया। जब मैं 9वीं में थी, ज्यादा उलझनों में रहने लगी और एक दिन हिम्मत करके दीदी को कह ही दिया कि दीदी देखो, तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है, बाज आ जाओ वरना मैं पापा से बता दूंगी। इस नौकर को तुम घर में मत बैठाया करो और घर में बैठाकर उसे खाना भी मत खिलाया करो, वरना यह अपनी औकात से बाहर आ जाएगा तो हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगा। दीदी ने उस दिन मुझे बहुत सुनाई कि अफसोस है, तुम्हारी सोच पर पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह गई हो। अमीर गरीब सब ही इंसान होते हैं और तुम मुझे ये सब सिखा रही हो। रवि नौकर है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही ना, इतना भेदभाव अच्छा नहीं है। मैं भेदभाव नहीं कर रही दीदी, बल्कि आपको सावधान रहने को कह रही हूँ। पापा के पीठ पीछे तुम क्यों इस लड़के को घर के अंदर बैठाती हो, जबकि मम्मी भी उससे दूर ही रहती थी और उसको घर में नहीं घुसाती थी। अपना नहीं, कम से कम पापा का तो ख्याल कर लो। जब पापा को इस बात का पता चलेगा तो वह तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे और कभी ना कभी तो उनको यह बात पता चल ही जाएगी। दीदी पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं तो यूं भी मजबूर थी कि मैं छोटी थी, मुझे और घर को वही संभालती थी। लेकिन अब जबकि मैं अच्छा बुरा समझने लगी थी तो कैसे चुप रहती। मैंने उनसे कह दिया, अगर तुम बाज ना आई तो सब कुछ पापा को बता दूंगी, फिर तुम्हें मारे या घर से निकाल दे, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं होंगी, क्योंकि अब मुझसे और ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। जब दीदी ने देखा कि मेरे तेवर खड़े हैं तो दीदी आपसे बाहर हो गई, जूता उठाकर मुझे मारने लगी। उस पर तो मेरे दिल में जैसे आग सी भड़क उठी। पहले तो मैंने उनको सिर्फ डराया ही था, अब कसम खा ली थी कि जो हो सो हो, पापा से जरूर उनकी शिकायत करूंगी। शाम को पापा घर आए तो मेरा मुंह सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थी। उन्होंने प्यार से पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्यों आंखें सूजी हुई है। मैं तो बस फट पड़ी और जज्बात में आकर पापा को बता दिया कि दीदी रोज रवि को बुलाकर कमरे में बैठा लेती है, उसे किचन में बैठाकर गर्म गर्म खाने खिलाती है। मैं तो स्कूल होती हूँ, जब आती हूँ तो यह घर में मौजूद होता है, यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब रवि जाएगा या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कहने को तो सब कह गई, लेकिन मैंने एक नजर भी पापा की तरफ नहीं देखा, वह तो बस हैरान ही रह गए थे। पापा उसी समय घर से निकलकर गोदाम की तरफ गए और रवि से कहा कि 1 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ना जाने किस तरह उन्होंने खुद पर काबू पाया जो रवि को जाने दिया। पापा इतने गुस्से में थे कि मैं खुद डर गई थी कि कहीं उसको मार ना दे। रवि उसी समय यह घर छोड़कर चला गया। भगवान जाने कहाँ। अब मैं पछताती हूँ कि जल्दबाजी में पापा को बताकर दीदी को पापा की नजरों में गिरा दिया था। जैसी भी थी मुझे तो मोहब्बत दे रही थी, मेरी देखभाल और मेरे सारे काम करती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मेरे खातिर छोड़ी, इतनी कुर्बानी दी ताकि पापा कहीं दूसरी शादी करके सौतेली माँ ना ला बैठाएं। अब बुरे दिनों ने मुझे घेर लिया था। यह तो पापा का बस ना चलता था, वरना दीदी को नहर में धक्का दे देते और दीदी उठते बैठते मुझे कोसती रहती थी कि बहन है या डायन, मुझसे मेरे पापा की मोहब्बत छीन ली है। चुड़ैल में तो हर वक्त तुझ पर कुर्बान हुआ करती थी और तूने यह सिला दिया मेरे प्यार का, मुझे पापा की नजरों में गिरा दिया। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। मैं रवि से सिर्फ बातें ही तो करती थी, ना कभी कोई गलत हरकत करते तो नहीं देखा था। फिर इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पापा के कान क्यों भर दिए तूने। मैं भी इंसान हूँ, कहीं आती जाती भी नहीं, हर समय तुम लोगों की सेवा करती रहती हूँ। तन्हाई से उकता कर रवि से 2 बातें करना क्या इतना बड़ा पाप था कि तूने उस बेचारे अनाथ से रहने का ठिकाना भी छीन लिया।
अब ना जाने वह कहाँ मरा मरा फिरता होगा। तुझे उसकी बहुआ लगेगी, देख लेना, तेरा भी यही बुरा हाल होगा और तू भी ऐसे ही दरबदर होगी, क्योंकि उसकी बहुआ उम्र भर तेरा पीछा करेगी। यह जुल्म तुझ पर बहुत महंगा पड़ेगा जो तूने उसके साथ किया है। जैसे जैसे वह मुझे कोसती तो मैं दिन भर परेशान रहती। रवि तो फिर पलटकर नहीं आया और ना उसका कुछ अता पता रहा। मैंने रोते पीटते बीए कर लिया। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। पापा ने झटपट मेरी शादी कर दी। दीदी बेचारी अभी तक कुर्बानी का बकरा बनी हुई थी। मैं दीदी से ज्यादा खूबसूरत और उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए लड़के के मम्मी पापा ने मुझसे ही अपने बेटे की शादी की। कुछ रिश्तेदारों ने मेरे पापा को सलाह दी, अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि घर संभालने वाली आ जाए और फिर तुम अपनी बड़ी बेटी की भी शादी कर देना। पापा भी चाहते थे कि दीदी की भी शादी कर दे, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। वह इसी कोशिश में थे कि इधर बेटी के फर्ज से आजाद हो तो फिर अपनी शादी के बारे में सोचें। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। पापा को किसी ने दीदी के लिए रिश्ता बताया और जिस दिन वह लड़का देखने के लिए जा रहे थे तो एक ट्रक से उनकी गाड़ी टकराने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में पापा मौके पर ही दम तोड़ गए और हमें तकदीर ने एक और जख्म लगा दिया। मैं तो अपने घर में खुश थी, लेकिन अब बड़ी समस्या मेरी दीदी की थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, वह मुझे बहुत चाहते थे। जब मैंने उन्हें अपनी बहन की मजबूरी बताई तो वह बोले, अपनी बहन को यहाँ ले आओ और अपने पास रख लो। मैंने कहा कि ऐसा करना सही नहीं होगा, घर को ताला लग जाएगा और फिर लोग आपको क्या कहेंगे। बेहतर यह है कि हम ही कुछ दिनों के लिए दीदी के पास जाकर रह लेते हैं, जब तक कोई अच्छा रिश्ता दीदी के लिए नहीं मिल जाता कि जिसको घर दामाद बनने की शर्त मंजूर हो। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और हम अपने घर से पापा के घर चले गए। पापा ने सब कुछ दीदी के नाम कर रखा था। खैर उन्हें खर्चे की तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्हें किसी का साथ जरूर चाहिए था। दीदी मेरे और मेरे पति के साथ रहने पर खुश थी, क्योंकि अब उनको डर नहीं लगता था और वह बहुत सी परेशानी से बच गई थी। मेरे पति बहुत अच्छे से मेरा और मेरी बहन का ख्याल रख रहे थे। मैं पापा के घर आकर कुछ बेआराम जरूर हुई थी, क्योंकि मेरा अपना घर बहुत बड़ा और उसमें हर फैसिलिटी थी। वहाँ नौकर चाकर भी थे। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वाह रे किस्मत, दीदी के लिए अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया था। मैंने दीदी से जिद की कि अब आप हमारे घर चल कर रहो, हम बहुत दिन आपके पास रह लिए हैं। मेरा एक ही मकसद था कि वह मेरे महल जैसे घर में रहेगी, तो मेरे पति के स्टेटस के मुताबिक उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। दीदी मेरे घर में मेरे साथ रहने लगी। हमारे साथ रहते हुए उनको एहसास हुआ कि मुझे तो दुनिया की दौलत मिल गई है। पति के प्यार का खजाना और हर तरह का ऐशो आराम, मेरे पति की मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत थी, जिसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया था, जिससे दीदी दिल ही दिल में जलने और मुझसे नफरत करने लगी थी। कार, बंगला, जेवर सब कुछ तो मेरे पास था। मैं राजकुमारियों की तरह रहती थी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे फिरते रहते थे। ऊपर वाले ने मुझे 2 बेटे भी दे दिए थे, लेकिन मेरी बहन के नसीब के फूल ना खिले। कई बार रिश्ते की कोशिश हुई, लेकिन बात बनती और फिर टूट जाती। भगवान जाने क्या वजह थी। अब दीदी की शादी की उम्र भी निकली जा रही थी और वही हुआ जिसका डर था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनका रिश्ता ना हो सका और उनकी शादी की उम्र निकल गई। मैं तो खुशी खुशी अपने बच्चों की चहकारियों में गुम थी, लेकिन मुझसे कई साल बड़ी मेरी बहन तन्हाई की आग में झुलस रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं अपने पति के करीब होती हूँ और हम प्यार मोहब्बत से बात करते हैं तो दीदी खोसी जाती है। अब तो अक्सर वह हमें हंसते बोलते देखकर ठंडी सी आहें भरती है और उनके तो चेहरे का ही रंग बदल जाता था। मैं यह भी नोट करने लगी कि जब मैं और मेरे पति कमरे में अकेले बैठे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते थे तो दीदी चोरी चोरी हमारे कमरे में झांकती और बार बार हमारे कमरे में चक्कर लगाती थी। तभी मुझे दीदी की और ज्यादा फिक्र होने लगी और मैंने उनको खुश देखने की खातिर अपने पति से कहा,
कि आप बच्चों और दीदी को लेकर घूमने के लिए ले जाया करो। मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट थी, इस वजह से मेरी तबीयत खराब रहती थी और घर से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैंने अपने पति को मजबूर किया कि बच्चों को बाहर पार्क में घुमा लाया करो, मैं नहीं जा सकती। दीदी को ले जाओ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बगैर क्या मजा आएगा। मैं ना मानी। दरअसल में दीदी को खुश देखना चाहती थी, क्योंकि उन दिनों वह बहुत बुझी बुझी और उदास थी। बस उसी दिन से मेरी खुशियों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरी बर्बादी शुरू हुई। और फिर वापसी पर मेरी बहन का मूड और मिजाज सब कुछ बदला बदला था और आज मेरे पति की नजरें भी बदली बदली सी थीं। वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रिश्ते को मैं सबसे पवित्र समझती थी जो मेरी बहन और मेरे पति के बीच था। इतना प्यार करने वाले पति जिस पर एक पत्नी पूरा पूरा भरोसा करती थी, जबकि दीदी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद उनकी याद को इसी बहन की मोहब्बत ने पूरा किया था। लेकिन आज यह क्या कि दोनों ही मुझसे निगाहें मिलाते हुए शर्मा रहे थे। मैं हैरान और खामोश थी। मैंने धैर्य से काम लिया और खुद को समझाया, सगी बहन पर शक करना सही नहीं था। मैं फिर रोज की तरह कामों में लग गई, लेकिन दीदी के रंग ढंग बनाओ सिंगार से दिल को अजीब सा लगा। न जाने क्यों दीदी को बेसुकूनी खा रही थी। तीसरे बच्चे की पैदाइश के दिन में अस्पताल में थी। जब घर लौटी तो यह घर मेरा नहीं रहा था। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और कहा, इसमें तुम्हारी बहन का कसूर है। तुम्हारी बहन खुद ही मेरे करीब आई थी। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन अब जो हो चुका है उसको बताए बगैर मेरा बोझ हल्का नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। अब अपनी बहन से ही पूछ लो जो पूछना है। उन्होंने जो कहा मैं सुनकर सन्नाटे में रह गई। यह कहकर मेरे पति वहां से चले गए और फिर मैंने झपट कर दीदी का गला पकड़ लिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें बदला लेने का यही रास्ता मिला। और फिर मेरी बहन भी मुझ पर भड़क गई। बहुत दर्द हो रहा है ना अपने पति से अलग होने का। तुमने तो मुझे डबल दर्द दिया था। एक तो मुझे रवि से अलग कर दिया और दूसरा मुझे पापा की नजरों में भी गिरा दिया। बस अब क्या करती, गलती तो मेरी ही थी। जिस कदर मातम करती कम था। कभी बहन की तरफ देखती थी तो कभी अपने बच्चों की तरफ। दुख तो यह था कि दीदी को अपने इस गंदे काम पर कोई दुख कोई शर्मिंदगी नहीं थी। दिल से बस दीदी की तरह बहू आए ही निकल रही थी। फिर मेरे वही दिन याद आने लगा जब दीदी रवि के लिए तड़पी थीं। मैं यह सोच कर रो रही थी, आखिर दीदी ने अपना बदला ले ही लिया। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब मेरे अपने पति से कोई नाता नहीं रहा था, क्योंकि अब हमारी तलाक हो चुकी थी। मुझे उनका घर छोड़ना ही पड़ा और मैं अपने पापा के घर आ गई, जहां सालों से ताला पड़ा हुआ था। और दीदी ने शादी करके मेरा घर संभाल लिया। मेरी जन्नत की हकदार बन गई। उन्हें मेरे लुटने का जरा भी मलाल नहीं था और न मेरे बच्चों पर उनको तरस आया था। मैं दिन रात यही सोच सोच कर हैरान होती रहती हूँ कि इतने करीबी रिश्तों का भी कोई भरोसा नहीं। आखिर दीदी ने मेरी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद करके अपना पुराना बदला ले ही लिया और अपनी जिंदगी आबाद कर ली। मैं क्या करती, गलती तो मेरी ही थी। अब मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।